नमस्कार, मैं कल्पना। सब्जेक्ट समाजशास्त्र और आज का अपना जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर का सामाजिक स्तरीकरण। प्राचीन काल से मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहाँ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का भाव हो, एक कोरी कल्पना कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि जिस समाज में भेदभाव नहीं हो या असमानता नहीं हो। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से ही समाज में अपने असमानता व्याप्त रही है। कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद के आधार पर जो अंतर पाया जाता है वो सामाजिक विभेदीकरण कहलाता है। और सामाजिक विभेदीकरण में जब उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वह सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। मानव की सभ्यता एवं समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता है वो बढ़ती गई और मानव समाज उच्च और निम्न स्तरों में क्या है, विभाजित हो गया। समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। तो इस प्रकार से जो सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि स्तरीकरण शब्द आया कहाँ से। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। वैसे ही समाज में भी उसी प्रकार से अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में क्या करता है, विभाजित करता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि भी सामाजिक जो स्तरीकरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके लक्षण हैं। तो ट्यूमिन करके एक विद्वान हुए, उन्होंने कुछ विशेषताएं सामाजिक स्तरीकरण की बताई हैं। तो इनमें पहली सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रकृति है वो सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होकर क्या होता है, ये संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। समाज के सभी लोग समान मूल्यों एवं व्यवहार के जो है समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग आदि के आधार पर ही नहीं वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। कहने का मतलब प्राचीन काल से ही जो है वो सामाजिक स्तरीकरण, मैंने अभी बताया जैसे कि चलता आ रहा है। प्राचीन समय में इसके आधार जो थे वो आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि जो प्रदत्त गुण होते हैं, जो हमें जन्मजात मिलते हैं वो थे। वर्तमान समय में अर्जित गुणों का अधिक महत्व है। इसलिए वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण जो है एक तरह से व्यवसाय, संपत्ति, इनके आधार पर ज्यादा व्याप्त है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर या प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई ऐसा समाज नहीं पाया गया जिसमें स्तरीकरण न हो, या इसके कह सकते हैं कि समाज में कभी भी उच्चता एवं निम्नता का भाव नहीं पाया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा से मतलब ये जो स्तरीकरण का समाज में एक तरह से जो असमानता कह लो, ये हमेशा से व्याप्त रहा है। अगला पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो समान नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार था वो था आयु भेद, यौन भेद, शारीरिक शक्ति आदि। और भारत में जो है जाति प्रथा के आधार पर मुख्य रूप से क्या सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो यूरोप वगैरह में क्या है, वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों के आधार पर जो है स्तरीकरण मुख्य रूप से पाया जाता है। ये एक मेनली कह सकते हैं डिफरेंस है यूरोपीय सामाजिक स्तरीकरण में और भारतीय सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उसमें। अगला पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। ट्यूमिन है वो कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है, ये समाज में असमानता उत्पन्न
करता है, या इस असमानता को हम जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति, मानसिक संतोष प्राप्त होगा, ये समाज में उसके स्तर पर निर्भर है। विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की जो मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा और पुस्तकों का प्रयोग करेगा, वह उसके क्या है, मुख्य रूप से सामाजिक स्तरीकरण पर ही निर्भर करता है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो ट्यूमिन विद्वान हुए हैं, उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं बताई हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लेते हैं, इसमें जो अपने टॉपिक में अगला पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण के आधार। तो आधार जो है उनमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो आधार बताए हैं, लेकिन हम जो है प्रमुख रूप से सामाजिक स्तरीकरण को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राणीशास्त्रीय आधार और सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार है, उसमें कुछ एक जो है वो पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे पहला है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्तरीकरण है वो सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में क्या होता है कि पुरुषों की जो स्थिति मानी गई है वो स्त्रियों से क्या मानी गई है, ऊंची मानी गई है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही बने हैं कह सकते हैं, या निर्धारित है उनके लिए। जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता है। परंपरा के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी स्त्री नहीं बना। तो यद्यपि संवैधानिक रूप से ऐसी कोई अड़चन नहीं है, लेकिन ये एक तरह से शुरुआत से ही ऐसा होता आया है कि भाई ये जो पद हैं ये मेनली पुरुषों के लिए ही बने हैं। सेकंड है आयु। प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं, या ये कह लो कि भी जैसे वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये इनमें भी क्या है कि कुछ एक लिमिट एज रखी जाती है कि भी इस एज तक आप इस एज के ये कंपटीशन दे सकते हैं, या इस एज तक ये कंपटीशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब आयु के आधार पर भी जो है समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। और इसके अलावा 4 स्तर जो होते हैं कि भी शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध, ये आयु के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। और सामान्यतः जो समाज में एक परंपरागत जो पद मिलते हैं वो महत्वपूर्ण जो परंपरागत पद मिलते हैं वो बड़े लोगों को ही मिलते हैं। तो ये एक तरह से ये भेद भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रजाति। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण वहां देखा जा सकता है जहां एकाधिक प्रजातियां साथ साथ रहती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वह प्रजाति क्या करती है, अपने को दूसरी प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ मानती है। अफ्रीका में क्या है, गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को क्या है, श्रेष्ठ घोषित किया है और उसे अनेक सुविधाएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। फिर है जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वो अपने को क्या है, जो है दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं या उच्च मानते हैं। इसके बाद में जो है वो अपना है शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। इसमें सामाजिक स्तरीकरण के जो आधारों में जो दिया है, तो पहला तो अपना जो है प्राणीशास्त्रीय आधार चल रहा है और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो शारीरिक बौद्धिक कुशलता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति की जो परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण है उसकी शारीरिक मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पे होने लगा है। कि जो लोग अकुशल, पागल या आलसी, अयोग्य होते हैं उनका स्तर उन लोगों से क्या है, नीचे माना गया है। फिर अपना जो सेकंड जो आधार है वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार। सामाजिक स्तरीकरण प्राणीशास्त्रीय आधारों पर ही नहीं वरन अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी पाया जाता है। पहला है संपत्ति। भी संपत्ति के आधार पर विभेद पाया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं वरन प्राचीन समाजों में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच और नीच का भेद पाया जाता था कि भी जिसके पास वो लोग ऊंचे माने जाते थे जिसके पास संपत्ति अधिक होती थी या जो सभी विलासिता एवं सुख सुविधाओं से युक्त होते थे और हर प्रकार की जो वस्तुएं खरीदने की जो क्षमता रखते थे, उनको उन व्यक्तियों से उच्च माना जाता था जो कि संपत्तिहीन या गरीब थे। सेकंड जो है वो है व्यवसाय।
व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय क्या है, सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न माने जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का जो पेशा होता है वो जैसे छोटे काम करने वालों की तुलना में ऊंचा होता है। छोटे काम अपने जो समाज में माने गए हैं, जैसे कोई बाल काटने का छोटा नाई का काम है, या कपड़े धोने, चमड़े का काम है, वो उनकी तुलना में उनको ऊंचा माना गया है। इसके अलावा धार्मिक ज्ञान जिनको ज़्यादा है या राजनीतिक ज्ञान जिनको ज़्यादा है, उनको भी क्या है, समाज में एक श्रेष्ठ स्थान मिला है उनकी तुलना में, जिनको ये इस तरह का नॉलेज जो लोग कम रखते हैं उनकी तुलना में। अगला है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। सामाजिक स्तरीकरण के जो स्वरूप हैं मुख्य रूप से 4 हैं: दास प्रथा, जागीरें, बंद स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण में कौन आता है? जाति प्रथा। और खुले स्तरीकरण में आता है सामाजिक वर्ग। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन लेते हैं दास प्रथा के बारे में। तो बोटोमोर विद्वान हैं, उन्होंने जो है ये 4 स्वरूप बताए हैं। पहला है दास प्रथा। दास प्रथा जो है वो असमानता के चरम रूप का को रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह है पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों में स्थानों पर दास प्रथा का क्या प्रचलन रहा है। दास प्रथा को एल.टी. होबहाउस विद्वान है, उन्होंने लिखा है उसके बारे में कि एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्था में पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है तथा शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थिति में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा गधे की तरह। इस तरह से मतलब एक दास प्रथा को, दासों को जो है एल.टी. होबहाउस ने डिफाइन किया है। तो दास प्रथा जो है वो औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। आगे भी दास प्रथा के उदय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी प्रकट होता है, जो दास के श्रम पर क्या है, जीता है। दासों को गुलाम बना के, मतलब उन पर ही पूरी तरह से कह सकते हो, वो उनको शोषण करके वो अपना अपने को उच्च समझता है, और उनको अपने अधीन करके वो उनको अंडर में रख के कह सकते हैं कि अपनी वो जीता है, अपनी शान समझता है। उसके आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार एवं जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण ये प्रथा क्या है, सभी देशों में लगभग समाप्त हो चुकी है। सेकंड है जागीरें। जागीर प्रथा में 3 प्रमुख वर्ग थे। पहले पादरी, सरदार, साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली, संस्कृति क्या है, भिन्न थी। सामाजिक संस्करण में सर्वोच्च स्थान था वो पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। तो नियमानुसार तो जो थे वो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें वैसे कोई पद प्राप्त नहीं था। इसलिए व्यावसायिक रूप से राजवंश में वो क्या सरदारों से नीचे माने जाते थे। इसके बाद में जो सेकंड स्थान था वो सरदारों का था, और थर्ड स्थान जो था वो जागीरों का, जो साधारण जन थे उनका था। उनके पास किसी तरह की कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। तो इस प्रकार से भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल की जो सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण कुछ पाए जाते हैं, और यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और ये जाति की विशेषताओं से युक्त रही है। फिर थर्ड है बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण मीन्स जाति प्रथा। कहने का मतलब है जाति को हम जन्म से जो जिस जाति में पैदा होते हैं उसी जाति में हम मरते हैं। जाति कभी हमारी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए कहते हैं कि ये एक बंद स्तरीकरण है। भारत में मुख्य रूप से तो भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो भारतीय जाति व्यवस्था की ओर ही जाता है। कहीं यूरोपीय कंट्रीज वगैरह में हमें ऐसा जाति प्रथा के बारे में कोई ऐसा उदाहरण देखने को जाति प्रथा का नहीं मिला है भारत। और इसका मुख्य कारण ये है कि शुरू से जो असमानता की स्थिति रही है वो भारत में ही मुख्य रूप से रही है। भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। तो अब देखेंगे कि जाति प्रथा के क्या लक्षण होते हैं। जाति जो सदस्यता होती है जाति की वो जन्मजात होती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन होती है। इसमें उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है, या कह सकते हो उच्च एवं निम्न की भावना पाई जाती है। प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह होती है। प्रत्येक जाति का वंशानुगत व्यवसाय होता है, और इसमें खान पान एवं सामाजिक सहवास के जो उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं या निषेध भी होते हैं, जिनका भी हमें क्या है पालन करना पड़ता है। इसके बाद में खुला स्तरीकरण।
तो खुला स्तरीकरण मतलब आप जिस व्यवस्था को चेंज कर सकते हो, जैसे कि सामाजिक वर्ग। अब सामाजिक वर्ग जो बेसिकली आर्थिक व्यवस्था पे डिपेंड करते हैं, या वर्ग जो है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था से या हमारे अर्थ से, पैसे से जुड़े होते हैं। तो वो उनको वो कभी भी कोई व्यक्ति भाई शुरुआत में हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन अपनी कुशलता से, अपनी योग्यता से वो अमीर बन जाता है, तो उसका वर्ग जो है वो चेंज हो जाता है। वो गरीब से अमीर बन गया तो वो अमीर वर्ग में आ गया। तो ये जो एक तरह से कह सकते हो वर्ग खुला स्तरीकरण होता है, इसको हम बदल सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वर्ग में समूह का क्या उतार चढ़ाव पाया जाता है। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति, जो स्टेटस होता है समाज में, वो भी समान होता है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं। जन्म से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। और एक वर्ग के लोगों के को कह सकते हो कि जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होते हैं। और मुख्य जो इसकी विशेषता वो ये कि वर्ग की जो सदस्यता होती है वो पूर्णतया अर्जित होती है या अपनी योग्यता से ली हुई होती है, अर्जित की हुई होती है। उसमें जन्मजात गुणों का कोई महत्व नहीं होता है। और एक वर्ग के लोगों का जो जीवन जीने का ढंग होता है, तरीका होता है, वो भी लगभग समान होता है। तो ये कहने का मतलब है ये कुछ एक विशेषताएं हैं मुख्य। इसके बाद में जो है वो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो सिद्धांत हैं वो 4 हैं, 3 है वैसे। मुख्य रूप से संघर्ष का सिद्धांत है, प्रकारवादी मैक्स वेबर, और कुछ अन्य सिद्धांत हैं छोटे छोटे। तो इसमें संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हुए हैं वो कार्ल मार्क्स हैं मुख्य रूप से। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है, और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी कृति या अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। वे लिखते हैं कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आया है उसका जो इतिहास है वो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें क्या परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित आदि वर्ग रहे हैं। वर्तमान में क्या है, उन वर्गों के नाम चेंज हो गए हैं, बाकी तो हमेशा से शोषक और शोषित 2 वर्ग रहे हैं। शोषक शोषण करने वाला, शोषित शोषण सहन करने वाला। और वर्तमान में उनका जो नाम है वो पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ एवं सर्वहारा वर्ग 2 हो गए, जो आपस में हमेशा संघर्षरत रहते हैं। तो इस प्रकार उच्च वर्ग जो है उसने सदैव ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। सेकंड है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही समझा रही हूँ, बाकी डिटेल बुक्स में भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और उसको बुक में थोड़ा और अच्छे से आप रीड आउट करें। इसके अलावा जो है प्रकारवादी सिद्धांत। प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर ने अपनी लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया है। उनकी बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है। उन्होंने अपने इस लेख में माना है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाजों में संसरण पाया जाता है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज ये महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई न कोई स्थान क्या निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। डेविस कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं, बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की क्या व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन और खर्चीले होते हैं अतः उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन पदों को समाज अधिक सुविधाएं, पुरस्कार की व्यवस्था इन पदों के लिए करता है। इस प्रकार इनका मानना है कि भी समाज में जो भी विभेद पाया जाता है तो वो क्या है, योग्यता, कुशलता पे डिपेंड करता है। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार, सुविधाएं प्रदान की जाती है, कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही क्या होता है, स्तरीकरण पैदा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मैक्स वेबर का सिद्धांत। मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, मैक्स वेबर भी जो है कार्ल मार्क्स की भांति क्या सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं। और वर्गों में वो मानते हैं कि एक वर्ग संपत्ति का अधिकारी होता है या जिसके पास संपत्ति होती है, और दूसरा होता है संपत्ति विहीन, जिसके पास संपत्ति नहीं होती। इस प्रकार ये दोनों वर्ग जो है समाज में असमानता उत्पन्न करते हैं।
इस प्रकार सत्ता एवं समाज जो होते हैं वो वो समाज में स्तर पैदा करते हैं। संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में क्या है, विशिष्ट सम्मान होता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में क्या है, स्तरीकरण क्रिएट करते हैं, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। इसके अलावा अन्य सिद्धांत है, उसमें कुछ थिंकर्स हैं, वेबलिन है, उन्होंने अपनी द थियरी ऑफ लेजर क्लास बुक है उसमें माना है, उन्होंने विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है और जो उत्पादन की प्रौद्योगिक प्रणाली अपनाता है, विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, सुरक्षित होता है और इसका अधिकार बड़े बड़े उद्योगों पर होता है। इसके पास हर प्रकार की क्या है, सुविधाएं होती हैं। आर्थिक बल के कारण ये क्या है, अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं आराम भोगता है और दूसरों पर अपना क्या है, प्रभुत्व कायम करता है। जो सेकंड है वो है वार्नर। वार्नर ने क्या है, 6 वर्गों का उल्लेख किया, उच्च, उच्चतम, निम्न उच्चतम, उच्च मध्यम, निम्न मध्यम, उच्च निम्न तथा निम्नतम वर्ग। ये 6 वर्ग बताए जिनके आधार पर समाज में स्तरीकरण पैदा होता है। सी राइट मिल्स में उन्होंने शक्ति को स्तरीकरण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण माना है कि जिसके पास शक्ति अधिक है वो क्या है, उसका स्थान उच्च है और जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, उसको हमेशा जिसके पास शक्ति है, पैसा है, उसके अधीन रहना पड़ता है। इसके अलावा सी राइट मिल्स हैं, पार्सन्स है, गोल्ड हैमर तथा शिल्स हैं, उन्होंने भी अपने आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को समाज में माना है कि भी शक्ति है, जिसके पास पैसा है, सम्मान है और प्रतिष्ठा है, वो हमेशा उन व्यक्तियों से समाज में उच्च स्थिति रखता है जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। ये कुछ एक सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण के। लास्ट में हम जो है वो सामाजिक स्तरीकरण के शॉर्ट में महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो महत्व जो है इसका वो मुख्य रूप से 2 रूपों में माना गया है, व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व और समूह के लिए। तो व्यक्ति के लिए क्या महत्व हो सकता है कि भाई ये आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है, और व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज में जब अधिक पुरस्कारों की व्यवस्था की जाती है तो इससे व्यक्ति क्या है, अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। शक्ति संतुलन भी बना रहता है। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनके पास शक्ति अधिक होती है, दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार, शक्ति विहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं और उनको क्या है, उन पर नियंत्रण रखते हैं। तो इससे क्या एक बैलेंस समाज में बना रहता है। इसके अलावा उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी व्यक्तियों में होता है। व्यक्ति की परिस्थितियों, भूमिका का निर्धारण होता है कि भी इसे कौन सा रोल समाज में किस तरीके से अदा करना है। समूह के लिए क्या महत्व होता है, भी समूह के लिए कि भी स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके जो विपरीत स्तरीकरण कह सकते हैं कि एक परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है और ये इससे क्या है, मोटिवेशन उसको सामाजिक स्तरीकरण से ही मिलता है व्यक्ति को। और समाज में क्या है, इससे सभी व्यक्ति प्रोत्साहित होते हैं तो समाज क्या है, एक प्रोग्रेसिव उसकी ओर बढ़ता है और उसका कह सकते हो कि समाज में कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। सामाजिक संघर्षों से रक्षा मिलती है क्योंकि हर व्यक्ति का उससे क्या है कि जो व्यक्ति ज़्यादा कुशलता से काम करेगा तो वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, अयोग्य वो पीछे रहेगा। तो इससे क्या है कि एक अपने आप जो विभेद पैदा होता है, जो भेद पैदा होता है, उसमें कहीं भी फिर वो संघर्ष की स्थिति नहीं रहती है। इसके अलावा सामाजिक एकीकरण जो है, कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है तो व्यक्ति समूह अपने कार्यों का निर्वहन कर सामाजिक एकता संगठन को बनाए रखते हैं। सामाजिक संबंधों का निर्धारण भी होता है, इसमें श्रम विभाजन होता है मेनली। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के कार्यों का विभाजन हो जाता है जिससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनती है। सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है। अधिक जो योग्य व्यक्ति समाज के अनुसार और समाज के नियमों का पालन करते हुए जब आगे बढ़ता है तो इससे समाज क्या है, समाज भी आगे बढ़ता है और समाज में जो रहने वाले व्यक्ति वो भी आगे बढ़ते हैं और जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो समाज के अकॉर्डिंग या समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या कहीं भी अव्यवस्था नहीं फैलती है। इसके अलावा अनावश्यक जो प्रतिस्पर्धाएं, संघर्ष, उनसे भी रक्षा होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सामाजिक स्तरीकरण। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बुक से भी आप पढ़ सकते हैं।
ओके, धन्यवाद।